Good morning, all of you. Let's continue chapter number 3, electrochemistry. In previous class, we discussed some types of conductivity. That's right, conductivity. और कंडक्टिविटी जो था इसको हमने दो टर्म में रिप्रेजेंट किया, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और फिर हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर IUPAC का जो रिकमेंडेशन है उसमें इक्विवेलेंट की जगह हम क्या काम में लेते हैं, मोलरिटी काम में लेते हैं। दैट मीन्स मोलर जो कंडक्टिविटी है वो हमें काम में लेना है। तो डाइल्यूशन के इफेक्ट में हमने कहा कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लोगे, थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ पहले, ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और उसके बाद उसे जब आप डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, उसका डिसोसिएशन होगा। तो टोटल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे जिससे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। बट टोटल नंबर ऑफ आयन इन 1 ml सॉल्यूशन ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जिससे क्या होता है बेटा, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी जो है ये डिक्रीज होती है। तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दैट्स राइट। तो कितना डाइल्यूट करने पर कितनी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो उसके लिए डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल था। दैट्स राइट। तो कितना कंसंट्रेशन या कितना डाइल्यूशन होने पर कितनी मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसको डीवाई हकल और ऑनसेंगर ने एक कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे, उन इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन, तो इधर जाने पर तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इधर आने पर डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उन्होंने कर्व यहाँ पर ड्रा किए। तो यहाँ कर्व में दो टाइप की लाइन आई थी। उन्होंने कहा था पहली ये जो स्ट्रेट लाइनें आ रही हैं या बहुत कम स्लोप वाली लाइन आ रही है, ये थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये जो थी ये किसके लिए थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसी और वीक के लिए इस प्रकार के कर्व क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हमने ये जो कर्व आया इसका एक मैथमेटिकल बेस भी हमने देखा था, ठीक है, जिसको हमने डीवाई हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन कहा था। दूसरा जो था हमारा, पहला इसका मैथमेटिकल हमने देखा था, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसी लाइन और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए ऐसा कर्व क्यों आ रहा है, इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया था। उसके बाद यहाँ से तीसरी टर्म आ गई थी, और तीसरी जो टर्म हमारी आई थी वो आई थी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी 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 होगी। जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम होकर के स्टॉप हो जाती है। उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो इसे हम कैलकुलेट करते थे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए, तो ये जो कर्व है इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते थे, और जब कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करते थे तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, यहाँ से आ जाती थी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए जब हम कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये लाइन लास्ट में जाकर के पैरेलल हो जाती है, जिससे ये इसे कहीं कट नहीं करेगी। तो इनकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है वो हम कर्व से कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स राइट। अब हमारे पास जो नया क्वेश्चन आ गया था वो क्वेश्चन आ गया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे कैलकुलेट किया जाए। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैसे कैलकुलेट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, दैट इज कोलराउस। और वो जो कोलराउस आया उस कोलराउस ने एक लॉ दिया। तो हमें पहले वो कोलराउस का जो लॉ है वो डिस्कस करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे।
दैट्स राइट, कोलराउस लॉ। यहाँ लीजिएगा, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोलराउस लॉ के बारे में। ठीक है, कोलराउस लॉ क्या कहता है? कोलराउस लॉ, कोलराउस ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। कोलराउस क्या कहता है? कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे, तो एक चीज तो आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि कोलराउस का जो लॉ है ना, ये कोलराउस का लॉ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही एप्लीकेबल होगा या स्ट्रॉन्ग पर एप्लीकेबल होगा, वीक पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोलराउस का जो लॉ है ये दोनों टाइप की जो इलेक्ट्रोलाइट है उन पर एप्लीकेबल होगा। कोलराउस क्या कहता है? वो कहता है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है, ले लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो मान लीजिए आपके पास में ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, दस राइट। जब कह रहा है ये ए बी जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आपके पास में है, जब आप इस सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे, तो जब इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा ऐड कर दोगे, तो वाटर बहुत ज़्यादा ऐड कर देने पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस जो हैं वो आयंस बहुत ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, दैट्स राइट, जिससे ये आयंस बहुत ज़्यादा दूर दूर चले गए हैं, और इतने ज़्यादा दूर दूर चले गए हैं कि इनके बीच में अब कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। दैट्स राइट। अब अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगा दो, और इलेक्ट्रोड प्लेट लगाने के बाद अगर आप यहाँ से कंडक्टेंस कराओ, तो जो कंडक्टेंस होगी उस कंडक्टेंस में इसका अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा और इसका अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों के दोनों फ्री हो गए हैं, एक दूसरे इसका इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब? जब आप इसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तब। दैट्स राइट। और जो कंडक्टिविटी या जो कंडक्टेंस होगा इस सॉल्यूशन का, उसमें इन दोनों का अपना अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों का। इसका खुद का सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा, इसका खुद का सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स इस समय नेग्लिजिबल हो जाएगा जब आप इसे इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तब। तो क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिसोसिएट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, तो उस पर क्या होगा, जो हर एक आयन है, हर आयन का क्या होगा, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जब आप इस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो उस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो ये आयंस यहाँ पर बने हैं डिसोसिएशन के बाद में, आफ्टर डिसोसिएशन, इनका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ आयन ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, तो इनका खुद का अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि दूसरे के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा कि दूसरा कौन सा है। ठीक है, अपना अपना सेल्फ होगा। दैट्स राइट। चलिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपके पास में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है, ए बी। तो ये जो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होगी, उसके अंदर ए जो है, इस ए आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसका अलग कंट्रीब्यूशन होगा, और जो बी आयन आपके पास में है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का अलग कंट्रीब्यूशन होगा। दैट्स राइट। और दोनों की कंडक्टिविटी को जब हम सम कर देंगे तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होना चाहिए, equivalent conductivity of an electrolyte is equal to the sum of equivalent conductivity of cation and anion। ठीक है, at infinite dilution। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, वो उसका जो कैटायन है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी, और उसका जो एनाइन है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी, दोनों के सम के इक्वल होगी। दैट्स राइट। चलिएगा, अब यहाँ पर दो बातें वो कह रहा है वो भी सुन लीजिएगा। कह रहा है पहले तो कोलराउस का जो लॉ है एप्लीकेबल फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग और वीक, दोनों पर ही ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होता है।
दैट्स राइट। अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट हम स्ट्रॉन्ग भी लेंगे और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हम वीक भी लेंगे। दोनों पर कोलराउस का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। कोलराउस का जो स्टेटमेंट था ना, उसके लॉ का वो स्टेटमेंट यही था। उसने जो कंडक्टिविटी की बात की थी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की ही बात की थी। दैट्स राइट। लेकिन कोलराउस हैज गिवन ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए उसने अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया था। बट अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, IUPAC ने उसे रिकमेंड किया है क्या, कि जो कोलराउस लॉ है और IUPAC की जो रिकमेंडेशन है या कन्वेंशन है, उसके अंदर हम इक्विवेलेंट की जगह क्या काम में लेते हैं, मोलर काम में लेते हैं। और इक्विवेलेंट से निकलती है नॉर्मेलिटी और मोलर से निकलती है मोलरिटी। इसलिए मोस्टली जो कैलकुलेशन आजकल वो किस में की जाती है, मोलरिटी में की जाती है और मोलर यूज किया जाता है। नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट जो टर्म है वो यूज नहीं की जाती है। दैट्स राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोलराउस का लॉ है उस कोलराउस के लॉ को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से हटा करके किसके फॉर्म में लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यही लॉ अब की बार क्या बन जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कि ये जो आपके पास में AB एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस AB इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, इसका जो कैटाइन है, कौन है कैटाइन, इसका A पॉजिटिव, इस A पॉजिटिव कैटाइन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस में जो इसका एनाइन है उस एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दोनों के सम के बराबर होगी। लेकिन उससे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको इनके नंबर से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो इसी टर्म को हम इसके फॉर्म में इक्विवेलेंट कोलराउस के लॉ को जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और कोलराउस लॉ को जब हम मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में कहेंगे तो हमें उसे ऐसे लिखना पड़ेगा। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल विद सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ देयर कैटायन एंड एनायंस। तो उसके जो कैटायन और एनायंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके सम के इक्वल होती है इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। दैट्स राइट। यहाँ से व्हाट इज N1 एंड व्हाट इज N2, N1 जो है वो है इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन, और N2 जो है वो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन। दैट्स राइट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल अब हम समझ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, आपको समझना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ऐसे वो कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, सीनियर में तो कम आएंगे बट कंपटीशन में पूछे जाएंगे। सीनियर में जो है वो मैं बता दूंगा क्या आने वाला है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में हम उसे ऐसा लिख देंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अनायन, और यहाँ पर m जो है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स है और n जो है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखोगे तो सीधा लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ड्यू टू कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ड्यू टू अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का सम करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, K2SO4, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है और आपको पता है K2SO4 कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। अब देखिएगा K2SO4 को जैसे ही आप वाटर के अंदर ऐड करोगे इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और इसका जब डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेंगे, 2 पोटेशियम आयन बन जाएगा और एक सल्फेट आयन बनेगा। अब इसे अगर आप मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, याद रखना है मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो देखिएगा इसका आपने कितना मोल लिया है, 1 मोल, और जब इस 1 मोल का डिसोसिएशन होगा तो यहाँ से देखिएगा पोटेशियम कितने बन रहे हैं, पोटेशियम के यहाँ से 2 मोल बन रहे हैं, और सल्फेट का यहाँ से केवल 1 ही मोल बन रहा है, 1 मोल। दैट्स राइट। तो यहाँ से पोटेशियम के मोल 2 बने हैं, तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो आपको कितनी लिखनी पड़ेगी, 2 लिखनी पड़ेगी, 2 मोल्स हैं। और सल्फेट 1 बना है तो सल्फेट के जो मोल्स आपको लिखने वो कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे इस लिखूंगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K2SO4
इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू, अब K2SO4 से क्या क्या बन रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन, बट पोटेशियम आयन जो बन रहे हैं उसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। तो जो पोटेशियम आयनों की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उस हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स राइट। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, दैट्स राइट, सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन के नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो 1 से करो या ना करो, इसे ऐसा लिखना पड़ेगा, दैट्स राइट। लेकिन अगर मैं इसे ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में बात करूंगा तो K2SO4 का अगर आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो उससे जो पोटेशियम आयन बने हैं ना, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेंगे, और सल्फेट आयन है वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही होंगे। मोल के फॉर्म में ये चीज चेंज हो जाती है, बट ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में ये चीज वही रहेगी, दैट्स राइट। तो अगर मैं इसको कहूंगा मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4, K2SO4 की इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है, तो K2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, उससे बन क्या रहा है, एक ही ग्राम इक्विवेलेंट ये बना है, एक ही ये बना है, तो ये होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव आयन प्लस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट नेगेटिव आयन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट नेगेटिव आयन, ठीक है। ले लीजिए, तो देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस ये आ रहा था, यहाँ से पोटेशियम के 2 मोल बने ना, इसलिए हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन जब बात आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में कर रहे हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से इसका 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा, इसका भी 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। यहाँ से अगर आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो ये 1 ही निकल करके आएगा, ऐसा हमने नॉर्मेलिटी के अंदर कहीं डिस्कस किया हुआ है, दैट्स राइट। ये लीजिएगा, इसी तरीके से ये आपके पास में एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, इसका आपने 1 मोल लिया, जब ये यहाँ से डिसोसिएट होगा तो क्या बनने वाले हैं, 2 बनेंगे एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 आयंस, ठीक है, और 3 क्या बनने वाले, 3 बनने वाले सल्फेट के आयंस। तो अब यहाँ से देखिए एल्यूमिनियम के आयंस कितने बने हैं, 2 आयंस या 2 मोल्स बनेंगे। अगर मोल के फॉर्म में बात कर रहे हो तो जब आप इसका 1 मोल लोगे एल्यूमिनियम के 2 मोल्स बनेंगे और सल्फेट के 3 मोल्स यहाँ पर बनेंगे, दैट्स राइट। अब अगर आप मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट शुड बी इक्वल विद सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, प्लस में, ठीक है बेटा, प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयंस, और सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने बने 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, दैट इज कोलराउस लॉ। लेकिन अगर आप इसे इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख रहे हो तो इक्विवेलेंट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि जब आपने एल्यूमिनियम सल्फेट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है तो उसके डिसोसिएशन से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये बना, 1 से ही ये बना, तो इक्विवेलेंट के फॉर्म में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू equivalent conductivity of aluminium ion at infinite dilution plus में equivalent conductivity at infinite dilution of sulfate ion, इसे ऐसा ही लिखना पड़ेगा, that is कोलाराउस लॉ, यही कोलाराउस का लॉ है, that's right, कोलाराउस लॉ। अब कोलाराउस का अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, that's right। देखिएगा अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, क्या कह रहा है, देखो आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयन, तो उसने जो आपको दिया है वो कह रहा है कि जो कैल्शियम आयन है आपके पास में, इस कैल्शियम आयन की आयनिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है। आयनिक कंडक्टेंस का मतलब है सीधा सीधा सा वो उसके मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है। और क्लोराइड जो आयन है ना
उस क्लोराइड आयन की भी बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, बहुत बार ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा। तो कैल्शियम जो आयन है, उन कैल्शियम आयनों की जो मोलर कंडक्ट, अच्छा आपको ये आयनिक कंडक्टेंस समझ में नहीं आए कि सर हमें क्या पता ये इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी दी है क्या दी है, तो आप इसकी यूनिट से आइडेंटिफाई कर लोगे। कैल्शियम और क्लोराइड जो आयन्स हैं बेटा, इनका देखिएगा जो उसने जो दिया है वो 119 और 76 देखिएगा क्या दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। दैट्स राइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ये जो यूनिट होता है ये किसका होता है, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है ये। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस कराया आपको कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ठीक है, और जब हम यहाँ से यूनिट निकालते थे, यहाँ से यूनिट निकालते थे तो क्या यूनिट आता था यहाँ से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपका क्या और आना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर अभी आपका ओम और आना चाहिए, ओम उसने लिखा नहीं है, ठीक है ना, ओम और आना चाहिए था। के जी इक्वल टू क्या होता है, के जी इक्वल टू होता है सी डॉट एल बाई ए। सी क्या होता है, सी होता है 1/r, दैट्स राइट। आर क्या होता है, ओम, तो सी जी इक्वल टू ओम इनवर्स, तो के इज इक्वल टू ओम इनवर्स, तो यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होना चाहिए था, दैट्स राइट, दैट इज यूनिट ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का। अब इनकी जो वैल्यू उसने दी है वो वैल्यू देख लीजिए कितनी कितनी उसने दी है। ठीक है, देखिएगा कितने कितने वैल्यू उसने दी है यहाँ से। तो देखिएगा कैल्शियम आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो दिया है वो दिया है उसने 119 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और इसका जो उसने दिया है वो कितना दिया है, 76 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिएगा। अब पूछ क्या रहा है, रेस्पेक्टिवली कह रहा है कैलकुलेट कीजिएगा, क्या कैलकुलेट करो, मोलर, और यहाँ पर उसे एंड और लगाना चाहिए था, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ KCaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपसे वो पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना, इसे आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें पता है कि यहाँ पे CaCl2 की पूछ रहा है, तो CaCl2 आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इस CaCl2 को आप क्या करोगे, वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, Ca पॉजिटिव 2 और 2 बना देगा Cl नेगेटिव आयंस, दैट्स राइट। अब अगर आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी हो तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca पॉजिटिव 2 आयन। ठीक है, और उसके बाद में दैट्स राइट, प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा molar conductivity at infinite dilution of chloride ion, that's right, but here number of moles of chloride ion is equal to 2, so that should be multiplied by 2। ये लीजिए, अब यहाँ से दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। कैल्शियम आयन जो है उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 119, दैट इज 119 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 76, दैट्स राइट। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स राइट। आप सीधा ऐसा नहीं करेंगे कि Ca पॉजिटिव 2 प्लस में Cl नेगेटिव 2 दोनों का ऐड करके और CaCl2 कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज रॉन्ग आंसर होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास में आंसर जो है वो आ जाएगा, प्लस में ये लीजिए 271
ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपके पास आ गया। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्वलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हम कैसे कैलकुलेट करें? तो ये जो है ये CBSE के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। दैट्स राइट, CBSE एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये केवल और केवल जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनके अंदर ही पूछा जाता है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करें? तो हाउ कैन कैलकुलेट? तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बेटा मोलर कंडक्टिविटी और इक्वलेंट कंडक्टिविटी दोनों का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्वलेंट कंडक्टिविटी दोनों में क्या रिलेशन होता था। दैट्स राइट। और वहाँ पर हमने जो रिलेशन पढ़ा हुआ है वो रिलेशन क्या होता था? वो रिलेशन होता था कि जो आपके पास में इक्वलेंट कंडक्टिविटी है, अगर आप उसे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाती थी? मोलर कंडक्टिविटी आ जाती थी। दैट्स राइट। ये लीजिए, अगर अब आप इनफाइनाइट की बात कर रहे हो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इसे इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वैलेंसी फैक्टर से। अगर आपको यहाँ से ये कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये कैलकुलेट करना है तो वैलेंसी फैक्टर का उधर लाके क्या लगा दीजिए? डिवाइड लगा दीजिएगा। तो आपने क्या करना है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन that should be divided by valency factor. That's right. Molar conductivity at infinite dilution, its value is 271 divided by valency factor. That's right. और वैलेंसी फैक्टर ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि वैलेंसी फैक्टर के अंदर क्या है? Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 क्लोराइड आयन है यहाँ से। तो जो इनका चार्ज का जो सम है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ये लीजिए, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है उसे हम कितना काउंट करेंगे? 2 ही काउंट कर लेंगे। दैट्स राइट। डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा 135.5, ये लीजिएगा। ठीक है। यूनिट क्या होने वाला है? यूनिट बिल्कुल यही रहेगा, बस चेंज क्या करना है? अब देखिए कि इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ओम इनवर्स, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और वहाँ मोल होता था और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम इक्वलेंट, और ग्राम इक्वलेंट हो जाएगा पर मोल की जगह। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट्स राइट। चलिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखिएगा। दैट इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब सीधा सा जो आपसे पूछ रहा है वो आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दोनों चीज आपको पूछ रहा है। ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड COO। ठीक है। एक तरफ सोडियम जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ पोटेशियम जुड़ा हुआ है, दैट इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। इसका आपको कैलकुलेट करना है। गिवन द आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस का मतलब इनकी, अब यहाँ से यूनिट आप देख करके आइडिया लगाएंगे। यूनिट में देखो क्या दिया है? मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, इट मीन्स दैट यूनिट रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी। दैट्स राइट। तो आपको जो दिया हुआ है वो इनका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दिया हुआ है। किस किसका दिया हुआ है वो देखिएगा। ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन कौन सा होता है? तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द ऑक्सिलेट आयन। व्हेन दिस सॉल्ट डिसोसिएट, जब इसका डिसोसिएशन होगा, Na become positive and CO negative, sodium potassium become positive, then that negative, that complete ion that represented by COO negative and COO negative, that is oxalate ion, that is oxalate ion. That's right. और इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कार्बन 1 and 1 2, तो C2 ऑक्सीजन 4 नेगेटिव 2, दैट इज ऑक्सिलेट आयन। तो यहाँ पर ये पूरा नहीं लिखा हुआ है एक्चुअल में, दैट इज C2O4 नेगेटिव 2 आयन, दैट इज ऑक्सिलेट आयन। ठीक है। ऑक्सिलेट आयन है, इसका जो कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी दैट इज 148.2,
और उसके बाद में पोटेशियम आयन जो है, उस पोटेशियम आयन का जो दिया हुआ है दैट इज 50.1 एंड सोडियम जो आयन है इसका जो दिया हुआ है दैट इज 73.5। दैट्स राइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको यहाँ से इन तीनों का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसका ये, दैट्स राइट। तो हम इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में से हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, it should be dissociate into their constituent ion such as oxalate ion plus में sodium ion plus में potassium ion. That's right. Therefore, molar conductivity at infinite dilution of COONA is equal to क्या होगा, equal with sum of molar conductivity of oxalate ion at infinite dilution प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम। ले लीजिए, अब यहाँ से ये वैल्यू भी आपको दिया है, ये वैल्यू भी दिया है, ये भी दिया है, तीनों को रख के तीनों का क्या कर दीजिएगा, सम कर दो, तो आपके पास में ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तीनों को रख के क्या कर दिया आपने, सम कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आया है उसमें वैलेंसी फैक्टर का डिवाइड लगा दीजिए। वैलेंसी फैक्टर यहाँ से कितना होने वाला है, तो हमने कहा चार्ज देखना है, तो नेगेटिव चार्ज कितना है टोटल 2, पॉजिटिव चार्ज भी 2, तो देन वैलेंसी फैक्टर वी टेकन हेयर इज 2, तो 2 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से आपके पास ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगा। दैट इज कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ हो गया। तो कोलराउस लॉ जो है बेटा, इस कोलराउस लॉ की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन जो टारगेट था वो टारगेट कौन सा था, आप भूल गए हैं। हमारा मेन जो टारगेट या मेन जो क्वेश्चन हमारा था, मेन ऑब्जेक्टिव वो था वी वांट टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, हमें उनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना था, और हमने कहा इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोलराउस लॉ। और अभी हमने कोलराउस लॉ को डिस्कस किया। अब इस कोलराउस लॉ की हेल्प से हम क्या क्या और काम कर सकते हैं, दैट्स राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज आवर एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। तो चलो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन दैट इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या फिर इसे हम डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोलराउस लॉ जो है, उस कोलराउस के लॉ से बेटा हम किसी का भी या जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, लेकिन स्ट्रांग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, दीज आर जनरली कंप्लीटली आयोनाइज। ठीक है, उनका तो अप्रॉक्स 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका कितना आयोनाइजेशन हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है कि उसका कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड इज टू डिटरमाइन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमारा मेजर टारगेट था। वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स राइट, इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। और नंबर 4 जो है दैट इज टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, ऐसे सॉल्ट जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, उन लेस सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके CBSE सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसका जो क्वेश्चन है कोई भी वो CBSE में नहीं पूछा जाता, दैट इज ओनली फॉर कंपटीशन।
और ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला है, जनरली इसका कोई क्वेश्चन जो है वो भी सीबीएसई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दैट्स राइट, ओनली फॉर कंपटीशन। सीबीएसई एग्जाम में कोलराउस लॉ जो है उसके दो ही एप्लीकेशन डिस्कस किए जाते हैं। नंबर 1 इज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, एंड नंबर 2 टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहले हम फर्स्ट को डिस्कस करें। फर्स्ट जो है टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो कोलराउस लॉ क्या कहता है? कोलराउस लॉ कहता है कि आपके पास में जो भी सॉल्ट है, मान लीजिए आपके पास में ये एसिटिक सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है बेटा, दैट इज अ वीक एसिड। और आपको याद होना चाहिए जितने भी वीक एसिड होते हैं, जितने भी वीक बेस होते हैं, ठीक है बेटा, और वीक एसिड प्लस वीक बेस से बनने वाले जितने भी सॉल्ट होते हैं, वो सब के सब ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे के सारे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स होते हैं। दैट्स राइट, एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो एसिडिक एसिड है आपके पास में, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपने इस एसिटिक एसिड को लिया, लेने के बाद इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, जैसे इस एसिटिक एसिड को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है बेटा, इसका आयोनाइजेशन होगा और आयोनाइजेशन होकर के इट बिकम डिसोसिएट इनटू एसिटिटाइन एंड हाइड्रोजन आयन। दैट्स राइट, आयोनाइजेशन हुआ, बट इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इसका 100% जो है वो आयोनाइजेशन नहीं होगा। दैट्स राइट, 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो फिर इसका कितना आयोनाइजेशन हुआ? 10% हुआ, 20% हुआ, 75% हुआ, कितना आयोनाइजेशन हुआ? तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। एसिटिक एसिड आपने लिया, उसको आपने वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने से उसका डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन होने से यहाँ आयंस बन गए हैं। अब ये जो आयंस बने हैं, इन आयनों के कारण इसकी होगी कंडक्टिविटी, और आपने इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली। दैट्स राइट, दैट मोलर कंडक्टिविटी एट दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन तुमने इसकी ली है ना, 10 ग्राम लिया, 5 मोल लिया, जितना भी आपने लिया है, दैट्स राइट, जितना भी आपने लिया है, इस कंसंट्रेशन पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको क्या करना है? अब आपको यही एसिटिक एसिड जो लिया है, इस एसिटिक एसिड की आपके पास एक और वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसका यहाँ कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, आपने 2 मोल लिया, 100 मोल लिया, एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाया, तो हाउ मच इज डिसोशिएट, कितना इसका डिसोसिएशन हुआ, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन आपने ली हुई है, इस कंसंट्रेशन पर इसका डिसोसिएशन होने से जो आयंस बने हैं, और इन आयनों के कारण उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट आपने की है, ये आपके पास हो, इससे डिवाइडेड कर दीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लीजिएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये रेशियो आपका क्या करेगा? ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपका बता देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को आप बाद में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यही परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। दैट्स राइट, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक में हैं, याद रखना है, एनसीईआरटी बुक में इसके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और सीबीएसई एग्जाम में भी ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसे याद रखना है, और इसको याद रखना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे हम इसे याद रख सकते हैं बेटा? इसे हम याद रख सकते हैं, देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इस चैप्टर के अंदर मैंने 3-4 टर्म जो थी, वो टर्म आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, कौन कौन सी टर्म हमने एक्सप्लेन की थी? अगर मैं थोड़ा सा रिकैप इसे करा दूँ एक बार, तो आपने जो टर्म डिस्कस की थी, तो हमने कहा था कि अगर आपके पास में हर जो गाड़ी होती है, हर व्हीकल जो होता है, उस व्हीकल की क्या होती है? आरसी होती है। हर व्हीकल की आरसी होती है। अगर आरसी नहीं है तो पुलिस वाला आपको रोकेगा, याद रखना है, पुलिस वाला रोकेगा, रोके, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, आरसी, रोके। ये दोनों मेटालिक के लिए, और ये दोनों किसके लिए थे? ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। तो पुलिस वाला रोकेगा, याद रखना है,
कौन आपको रोकेगा? पुलिस वाला। अब पुलिस की थोड़ी सी बात करते हैं। पुलिस के अंदर क्या होता है? पुलिस के अंदर एक इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, एक थाना होता है, थाने के अंदर उसका इंचार्ज होता है, इंस्पेक्टर होता है, और फिर क्या होता है, 3-4 जो थाने होते हैं ना, उन थानों के ऊपर एक बड़ा इंचार्ज होता है, और उस इंचार्ज को कहा जाता है CI। क्या कहा जाता है उसको? CI। CI जो है वो उस पूरे सर्किल का इंचार्ज होता है, दैट इज सर्किल इंचार्ज, दैट इज सर्किल इंचार्ज, सर्किल इंचार्ज होता है CI। तो जो पुलिस की बात है वहीं से याद रखना है, पुलिस में कौन होता है? एक CI भी होता है, तो आपको CI याद रखना है। CI से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे कि जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है CI। CI का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। That's right, molar conductivity at infinite dilution और molar conductivity at particular concentration। तो एग्जाम में फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सर ऊपर कौन है, नीचे कौन है, किस में किसका डिवाइड लगाना है, तो दैट इज वेरी सिंपल, CI से आप याद रख सकते हैं। पुलिस वाली बात आपको याद रखनी ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन फाइनली डिस्कस किया ही हुआ है, K इज इक्वल टू C.L/A, यही आपको काम आएगा। ये इसका रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, दैट्स इट। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, पॉइंट नंबर 2, इसे भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है नंबर 2 जो है दैट इज टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट K। इसकी हेल्प से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट K भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास में ये एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, जब इसे आप वाटर में डिजोल्व करोगे डिसोसिएट होगा, तो इससे एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, दैट इज K इज इक्वल टू क्या होता है? C∝² ये कहाँ से आ गया है? तो आपको याद होना चाहिए, ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है क्लास 11th के अंदर, ठीक है, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 आयनिक जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था, वहाँ से हमने पढ़ा हुआ है Ka दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू C∝² ठीक है। अब देखिएगा, बिकॉज एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, और वीक एसिड होता है बेटा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, अल्फा जो है वो बहुत कम होगा, और अल्फा बहुत कम होगा तो 1 अल्फा जो है, इस 1 अल्फा को हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, तो अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर 1 अल्फा एज्यूम्ड टू 1, इसे 1 मान लेंगे। जब 1 का डिवाइड लगाओगे तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास C∝², दैट्स राइट। और यहाँ से C∝², अब आपके पास C होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। अल्फा कहाँ से आया है? अल्फा आपका यहाँ से आ गया है ऊपर से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ से आ गया है। C आपके पास कंसंट्रेशन है, दोनों की वैल्यू को रखोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा आपके पास? K जो है वो निकल करके आ जाएगा, दैट्स राइट। इसके अलावा जो अल्फा है, उस अल्फा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? वन टफ फैक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वन टफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में क्या होता था? आइटा इज इक्वल टू 1 अल्फा प्लस में n अल्फा, दैट्स राइट, दैट इज आइटा वन टफ फैक्टर से। अब ये वन टफ फैक्टर हमने कहाँ पर पढ़ा है बेटा? तो ये जो वन टफ फैक्टर हमने पढ़ा है, ये पढ़ते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, लेकिन CBSE में इस बार जो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, उस सिलेबस के अंदर से इस वन टॉप फैक्टर को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है ना। नहीं तो ये सॉल्यूशन के अंदर हमें डिस्कस करना होता, वहाँ से भी हम इस अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू होता है आइटा -1 अपॉन n 1 - n, ठीक है। ऐसे आइटा -1 अपॉन 1 - n करके हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में चला गया है। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिसोसिएशन का कांस्टेंट जो है K, इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जर्नली इसके ऊपर आपको यहाँ कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं मिलेगी,
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ का, दैट इज डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उनकी हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज वेरी सिंपल, देखिएगा। और इसके बेस्ड जो है वो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। इसके बेस्ड जो है बेटा वो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। और थर्ड जो एप्लीकेशन है हमारा, टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे पूरा समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। देखिएगा कैसे हम समझेंगे। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मान लीजिए आपके पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, दैट इज एसिटिक एसिड। ये आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। लेकिन इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कर्व से कैलकुलेट नहीं कर सकते। कर्व कौन सा, डी बाई हकल ऑन सिंगर वाला। डी बाई हकल ऑन सिंगर के कर्व के अंदर बेटा क्या हुआ था, दो तरीके की लाइनें कर्व के अंदर आई थी। कुछ जो लाइनें थी वो कैसी थी बेटा, ऐसे हाइपरबोलिक, और कुछ जो लाइनें थी वो कैसी थी, इस तरीके की स्ट्रेट लाइनें थी। दैट्स राइट। जो स्ट्रेट लाइन थी वो तो किसके लिए थी, स्ट्रांग वाले के लिए, और ये जो कर्व लाइन है ये किसके लिए थी, ये है आपके वीक वाले के लिए। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्स्ट्रा फ्लोटेशन के थ्रू। दैट्स राइट। वीक वाले की नहीं निकाल सकते, और ये आपके पास वीक है, यही आपको कैलकुलेट करनी है। इसे कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोलराउस लॉ लगा दो, तो यहाँ कोलराउस लॉ लगाओगे तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, समझेंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। क्योंकि आपको पता है ये किसके अंदर डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन में, और साथ में कौन सा आयन में डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन के अंदर। ये दोनों होंगे। अगर आपको इन दोनों की वैल्यू पता लग जाए तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन दोनों की वैल्यू कहाँ से लेकर के आएंगे हम, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं उसे ध्यान देना है। साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि ये जो आपके पास में जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया हुआ है एसिटिक एसिड, ठीक है ना, आपको ये निकालना है। आपने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, यहाँ मैं अगर लिखूं, आपने जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं, तो इसके अंदर बेटा एक तो है एसीटेट आयन, और एक इसके अंदर है हाइड्रोजन आयन। इन दोनों आयन से, ये जो दोनों के दोनों आयन्स है, इन दोनों आयन से बनने वाला आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। इन दोनों आयन से बनने वाला आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेने होंगे। तो ये जो आपके पास एसिटिक एसिड है, इससे एसीटेट आयन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, इस एसीटेट आयन से बनने वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। एसीटेट आयन से बनने वाला स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मैंने ले लिया CH3COONA, ये। और हाइड्रोजन जो आयन है इससे बनने वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया, कौन सा, ये वाला ले लिया। दो इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयन है ना उसके, उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बनने वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। और फिर क्या करना है आपको, फिर एक काम और करना है। अब ये जो आपने दो आयन्स यहाँ पर लिए हैं, इन दोनों आयन्स को ऐड करके एक और नया इलेक्ट्रोलाइट बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अब ये तो अकेला जो था ये तो आपका कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये तीनों के तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। तो आपको अपनी मर्जी से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को कंटेन करने वाले तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, एक उसके अनाइन से, एक उसके कटाइन से, और फिर तीसरा जो बनाना है ना, वो उनमें जो एक्स्ट्रा आयन आपने जोड़े ना, याद रखना है उनसे मिला करके बनाना है आपने। दैट्स राइट। अब सुनिए, अब फिर से हम अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ लगा दें यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप कोलराउस लॉ लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया हुआ है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मुझे बता दीजिए, ये जो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये जो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, CH3COO Na। तो ये जो आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ किसके इक्वल होगी, इसमें जो एसीटेट आयन है वो, और प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा इसमें जो सोडियम आयन है वो, दोनों की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, दोनों के सम के बराबर होगी ये वाली, ठीक है। और उसके बाद में अब ये जो सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास में HCl वाला, ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ HCl, ये जो HCl है मेरे पास में, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है वो क्या होगी, इज इक्वल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू H प्लस में Cl, ठीक है, दोनों के सम के बराबर होगी। और उसी तरीके से जो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास में, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। दैट्स राइट। चलिए इसको मैं एक बार दोबारा से लिख दूं, HCl वाली, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H and Cl is equal to चलो ऐसे ही तो हम चला लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर मेरे पास वो फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है बेटा, और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये लीजिए, ठीक है बेटा। ये मेरे पास तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों पर जब मैंने कोलराउस का लॉ लगाया तो इनकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है इस तरीके से मेरे पास में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो तीन इक्वेशन आ गई ना मेरे पास में, इन तीनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐड करना है ताकि आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाए, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट जो है वो तो ये है, ये एसिटिक एसिड जो इसकी आपको तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो तीनों को ऐसे अरेंज कीजिए ताकि आपके पास में ये फाइनल इक्वेशन आ जाए, ठीक है। अब अरेंज कैसे करना है, तो उसका तरीका क्या, उसका तरीका ये है कि दो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो थे ना, एसिटेट आयन, हाइड्रोजन आयन, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को, वो जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन वाले हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ये ट्रिक है कि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को, या इन दोनों के जो इक्वेशन है उसे क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। और वो जो तीसरा वाला जो बनाया था ना आपने स्पेशल वाला, ठीक है ना, दोनों के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले आयन को मिला करके उसे क्या करना है, उसे इन दोनों से सबस्ट्रैक्ट करना है, याद रखें, ठीक है।
तो इन दोनों वाली जो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस में इक्वेशन नंबर थर्ड, इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और फिर इसमें से कौन सी को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, इक्वेशन नंबर जो 4 है बेटा, उस चौथी इक्वेशन को आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये काम करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। देखो इक्वेशन, अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड को ऐड करूँगा तो ये दोनों के दोनों भी ऐड हो जाएंगे, और थर्ड को मैं यहाँ से, फोर्थ को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इधर वाले भी और इधर वाले भी। तो कौन कौन सी को ऐड करना है, तो मेरे पास में एडिशन आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA, ये, और इसको भी ऐड किया है HCl, और फिफ्थ फोर्थ वाली को इससे डिडक्ट कर दिया, ये लीजिए। तो फिर मेरे पास बच क्या गया है वो देखिएगा, सेकंड और थर्ड दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास में ऐड क्या क्या हो गया है, देखो मेरे पास में ऐड यहाँ से हो गया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये लीजिए। ठीक है, दोनों ऐड हो गए। अब आपको यहाँ से क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, और 4 जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या है, उसके अंदर है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl, इन दोनों को क्या करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये लीजिए। अब देखिएगा इस पूरे को अगर हम फिर से सॉल्व करें, सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3CONA प्लस HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है, प्लस में Na पॉजिटिव आयन, ठीक है, प्लस में H पॉजिटिव आयन, प्लस में Cl नेगेटिव आयन। अब देखिएगा ये जो माइनस का साइन है, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ से तो इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस में Na पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी, और प्लस माइनस माइनस में क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप समझ पाएंगे कि यहाँ से ये जो Na पॉजिटिव की जो मोलर कंडक्टिविटी, Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी, दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, और यहाँ पर ये दोनों कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल्ड आउट कर देंगे। दैट्स राइट। और कैंसल्ड आउट करके कट गई हैं, कैंसल्ड हो गई हैं, तो नेट वैल्यू जो आपके पास बची है वो क्या आ गया है, तो आपके पास आ गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस में HCl माइनस NaCl इज इक्वल टू, ये सब कैंसल्ड होने के बाद जो आपके पास बचा वो क्या बचा है, वो आपके पास बचा है ऑफ एसीटेट आयन प्लस में ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब आप देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 5 दोनों क्या कहती हैं, फर्स्ट एंड 5। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि ये दोनों के जो सम वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है वैल्यू इसके इक्वल एसिटिक एसिड के। तो हम यहाँ से ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू की जगह उठा करके और ये जो वैल्यू है ये हम रख सकते हैं। दैट्स राइट। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में तो इस तरीके से जो एसिडिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो आप ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसे हमने किससे कैलकुलेट कर दिया है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करने वाले हमने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। और वो जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, अब देखिएगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द ग्राफ। दैट्स राइट। NaCl जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, its molar conductivity at infinite dilution also can be calculated by the extrapolation of graph, and HCl also a strong electrolyte, so its molar conductivity at infinite dilution also calculated by graph। तो इन तीनों की जो वैल्यू है ये भी ग्राफ से कैलकुलेट हो जाएगी, ये भी ग्राफ से कैलकुलेट हो जाएगी और ये भी ग्राफ से कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को सम कर दीजिएगा और सम करने के बाद वो जो थर्ड इलेक्ट्रोलाइट था उसकी वैल्यू को अगर इसमें से डिडक्ट कर दिया जाए तो आपका जो डिजायर वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। दैट्स राइट। इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। हम अनदर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। चलिएगा एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम सॉल्व करें। तो मान लीजिए आपके पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक आपके पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, चलो वाटर ही ले लेते हैं। वाटर, यू नो वाटर इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और आपको क्या करना है, वाटर जो है इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ये लीजिएगा। अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको क्या तरीका हमने बताया, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं आपको क्या करना है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को कंटेन करने वाले आपको 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं। तो H पॉजिटिव को कंटेन करने वाला आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है HCl, और इस OH को कंटेन करने वाला भी आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। दैट्स राइट, जस्ट लाइक NaOH या KOH, सपोज KOH, ठीक है। तो इन दोनों को कंटेन करने वाला आपने 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। अब इन दोनों के अंदर वो जो एक एक्स्ट्रा जो आयन प्रेजेंट है उनको मिलाकर के आपको क्या करना है, एक थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और बनाना है, दैट इज KCl। दैट्स राइट। तो इस तरीके से आपके पास में इसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 3 स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सेल्फली डिजाइन करने पड़ेंगे। दैट्स राइट, सेल्फली आपने डिज़ाइन कर लिए हैं। ओके, अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है। तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू H पॉजिटिव आयन और ड्यू टू OH नेगेटिव आयन। ये आपकी डिजायर इक्वेशन है। तो इस डिजायर इक्वेशन को लाने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स को अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करते थे, तो अरेंज करने का तरीका मैंने बताया था आपको कि ये जो दोनों आपने जो कंटेनिंग आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट लिए थे इनको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद इनमें से क्या करना है, जो थर्ड वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है ना, उसको इसमें से क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। दैट्स राइट। तो सीधा सीधा सा आप क्या कह सकते हैं, सीधा सा आप कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, दैट्स राइट, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KOH, दैट्स राइट। और अब आप इसमें से किसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। ये लीजिए, अब आपको ये वैल्यू प्रैक्टिकली नॉन हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ कर्व, ये भी प्रैक्टिकली नॉन होगी, ये भी प्रैक्टिकली नॉन होगी, ठीक है ना, तीनों वैल्यू प्रैक्टिकली आपके पास आ जाएंगी। और उसके बाद इन दोनों को ऐड करके उसमें से ये डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास वाटर की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आ जाए। दैट्स राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उन्हें अभी सॉल्व करते हैं। चलिएगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन देखिएगा, मोलर कंडक्टेंस, इसका मतलब सीधा सा मोलर कंडक्टिविटी की बात वो कर रहा है, ऑफ एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सॉल्यूशन जो है वो किसका है, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो आपको जो दिया गया है वो दिया गया है
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो अमोनियम क्लोराइड है, इस अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी वो है 150 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर। तो यूनिट तो आपको याद ही होगा, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद OH नेगेटिव आयन की आपको दिया हुआ है, OH नेगेटिव आयंस का आपको दिया हुआ है कितना है, ये है 198। उसके बाद आपको क्लोराइड जो आयन है उसका भी दिया हुआ है, कितना है 76, ठीक है। व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप क्या करेंगे, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, अब आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कैलकुलेट करके बता दीजिए, ऐसे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इफ द कंडक्टिविटी, अब आगे क्या कह रहा है वो सुन लीजिएगा। अब आगे वो कह रहा है कि ये कैलकुलेट कीजिए, फिर आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है ये 0.01 मोलरिटी का है, तो इस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है ये आपको दी हुई है कितनी, 9.52 इंटू 10⁻⁻5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दी हुई है इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स राइट। तो क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब आप इसका अल्फा भी कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके पास में ये है, दैट्स राइट। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको जो पूछा है उसने वो पूछा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है, ठीक है। और दिया किसका है आपको, आपको दिया है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो बताइए क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए आपका डिजायर क्या है, आपको वो लिखना है। आपका डिजायर है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कोलाराउस लॉ, इसे हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू अमोनियम आयन, ठीक है, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू OH नेगेटिव आयन। आपको ये दोनों चाहिए, दैट्स राइट। अब ये दोनों कहाँ से लाएं, उसके लिए आपके पास में डाटाज हैं, ठीक है। क्या क्या डाटा है वो देखिएगा। आपको दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये आपको दिया हुआ है 150। इसका मतलब ये जो है इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू NH4 पॉजिटिव आयन एंड मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl नेगेटिव आयन, ये आपको दिया हुआ है, इट्स वैल्यू इज 150, दैट्स राइट। उसके बाद सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH नेगेटिव, ये आपको 198, और मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ क्लोराइड दैट इज 76। तो ये आपकी डिजायर इक्वेशन है, दैट इज डिजायर इक्वेशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, उसने ये आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज थर्ड, और दैट इज 4। अब आपको क्या करना है बेटा, मैंने कहा आपको ये जो आपको तीन इक्वेशन दी हुई है इन तीनों को ऐसे अरेंज करो ताकि आपकी ये डिजायर इक्वेशन आ जाए, इट मीन्स ये दोनों आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों को लाने के लिए क्या करते हैं हम, अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा और यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। बट इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर Cl और एक्स्ट्रा आ गया, तो इस Cl को हटाना है ना, तो इस इक्वेशन को यहाँ से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, और इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और उसमें से क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को उसमें से डिडक्ट कर देना है। ये काम कर लीजिए। जब आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी NH4 पॉजिटिव आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन, दो, ये तो आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड है ही, प्लस में आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये आपने ऐड कर दी, और इससे क्या कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए,
ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास में यहाँ से ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। और आपको याद है इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लिख सकते हैं NH4OH। ये आपके पास आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है इक्वेशन नंबर सेकंड में, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 150, तो आपको इनकी वैल्यू 150 में से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ठीक है। अब यहाँ से इन वैल्यूज को हमने फिट कर दिया, जैसे वैल्यू रखेंगे तो 150 तो होगी आपके पास में। अब इसका वैल्यू जो है वो कितना है, इसका जो वैल्यू है OH नेगेटिव का वो है 198, तो आपने क्या करना है इसके अंदर 198 को ऐड करेंगे और फिर इसमें से आपको ये डिडक्ट करना है, किसका डिडक्ट करना है, क्लोराइड का। क्लोराइड का जो वैल्यू है कितना है 76, माइनस 76 कर दीजिएगा, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा 272। इस तरीके से आपके पास में NH4OH जो है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ गई है 272। राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो आई है आपके पास में ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ गई है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है अल्फा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है। अच्छा, ये जो उसने दी हुई है ये क्या दी हुई है, द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो ये जो उसने दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी नहीं है बेटा, ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है K। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा आपका CI करना पड़ता है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो NH4OH है इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ गई है ये। अब आपको पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर और चाहिए, इस कंसंट्रेशन पर क्या दी हुई है आपको, इस कंसंट्रेशन के ऊपर आपको क्या दी हुई है, K दी हुई है, ठीक है। अब K अगर आपके पास में है तो आप इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू 1000/m। K की वैल्यू आपको उसने बताई हुई है, इतनी रही K की वैल्यू, ये लीजिए 1000 बाई मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी ये रही आपके पास में, मोलरिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन। अब आपको अल्फा चाहिए, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दीजिएगा 100। इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। That's right, that is Kohlrausch law and application of Kohlrausch law, and also calculate the infinite dilution per molar conductivity of weak electrolyte by the help of Kohlrausch law। ठीक है बेटा, इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।